एनी को होस्ट प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा कि मेरी वॉइस और स्क्रीन क्लियर है। ओके, थैंक यू। तो आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल नंबर 9। मैं पिछले 8 रिपीट नहीं करूंगी, इसमें उन लोगों का लॉस है जो लोग कल की मीटिंग में नहीं आए थे। आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां से हमने कल छोड़ा था। 9th प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस है एंथ्यूसिज्म। अभी एंथ्यूसिज्म क्या होती है? एंथ्यूसिज्म में और मोटिवेशन में ज़रा सा फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है? A contagious state of mind that not only helps you gain the cooperation of others but more importantly inspires you to draw upon and use the power of your imagination। अभी एंथ्यूसिज्म जो होती है आपको कहीं से बाहर से नहीं मिलती है। एंथ्यूसिज्म आपके अंदर से वाइब्स आती हैं जो कि आपको काम करने पर उकसाती हैं, जो कि आपको आपके गोल तक पहुंचने के लिए उकसाती हैं, आपको मोटिवेट करती हैं। बाहर से आपको जस्ट मोटिवेशन मिल सकती है, और आपको बाहर से जो मोटिवेशन मिलती है उसका ये मतलब है कि जैसे कि आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो देख ली है। अभी आपके साथ बहुत बार हुआ होगा कि आपने किसी की मोटिवेशनल पोस्ट पढ़ ली है, किसी की मोटिवेशनल आपने वीडियो देखी है या किसी की सक्सेस स्टोरी देखी है, तो उस वक़्त आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। आपका लेवल में भी 100 पर या फिर 90 पर पहुँच जाता है कि आप इतना मोटिवेट होते हैं, आपके दिल में, आपके दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ उस टाइम एक ही बात चल रही होती है कि मुझे भी काम करना है, मुझे भी कामयाबी हासिल करनी है, मेरा ये मंज़िल है, मेरा ये गोल है, मुझे यहाँ तक जाना है। लेकिन 1 से 2 दिन के बाद क्या होता है कि सारी मोटिवेशन गायब हो जाती है, आपके सारे प्लानिंग सब बिखर जाता है, आप में कोई भी तरतीब नहीं रहती है, आप अपना डिसिप्लिन लूज़ कर देती हैं। वो मोटिवेशन टेम्परेरी होती है जो कि कुछ वक़्त के लिए आती है, लेकिन एंथुसियाज़्म जो होती है, इंस्पिरेशन जो होती है, वो आपको अगर आपके अंदर से मिल रही है, तो वो कभी भी आपको डिसिप्लिन लूज़ नहीं करवाएगी। कभी भी आपको डीमोटिवेट होने नहीं देगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें आप कोई मोटिवेशनल बात बताएँ, हमारा काम करने को दिल नहीं कर रहा, ये है, वो है। तो जो लोग इस तरह कहते हैं, इट मीन्स कि वो एंथुसियास्ट नहीं हैं, उनमें एंथुसियाज़्म बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस गेन करना चाहते हैं तो अपने लिए कुछ डेफिनेट चीफ एम बनाएं, कुछ ऐसी बर्निंग डिजायर्स पैदा करें जो आप में एंथुसियाज्म को पैदा कर सकें। एंथुसियाज्म आप में आएगा तो ही आप कामयाबी तक पहुंच सकते हैं। एंथुसियाज्म इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ सक्सेस। जैसे गाड़ी बिना इंजन के नहीं चलती है, इसी तरह एंथुसियाज्म इज जस्ट लाइक अ इंजन। ये एक इंजन है, इसको आप अपनी कामयाबी के लिए एक इंजन समझें। अगर इंजन नहीं होगा तो आप कामयाब नहीं होंगे। अगर कामयाब होंगे भी तो बहुत थोड़े टाइम के लिए होंगे, आपका डिसिप्लिन बहुत थोड़े टाइम के लिए होगा। तो अब आपको अपने आप में एक बर्निंग डिजायर पैदा करनी है, एक डेफिनेट एम पैदा करना है जो कि आपको कामयाबी के लिए उकसाता है, जो कि आपको कामयाबी के लिए काम करने की तरफ मोटिवेट करता है और आपको डेली बेसिस पर मोटिवेट करता है। ये नहीं कि जस्ट 1 डे के लिए या 2 डेज़ के लिए या फिर 3 डेज़ के लिए। इनफैक्ट आपको हर दिन आपको मोटिवेट करता है आपका एम। मुझे लगता है कि जो लोग अलार्म लगाकर सोते हैं और फिर उसको स्नूज़ करते हैं 10 मिनट, 15 मिनट बाद में वो इस तरह करते-करते उनका वक़्त चला जाता है, वो फिर बहुत लेट उठते हैं। इसका मतलब ये है कि आप एंथुसियास्ट नहीं हैं, आपको अंदर से वाइब्स नहीं आ रही हैं, आपको खुद से ज़्यादा अलार्म पर भरोसा है और जिसको आप बार-बार स्नूज़ करती हैं, 5 मिनट डिले, 10 मिनट डिले, 15 मिनट डिले, आप इस तरह करती हैं। बट अगर आपको एंथुसियाज़्म है आप में, आपको अंदर से वाइब्स आ रही हैं, तो फिर आपको किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं रहती है। अगर आपका गोल आपको नींद से बेदार नहीं कर रहा, अगर आपका गोल आपको जगा नहीं रहा और आपको अलार्म की ज़रूरत पड़ रही है, तो फिर इसका मतलब है कि आपका गोल एक गोल है ही नहीं। ठीक है? कुछ लोग क्या करती हैं कि वो अपने वॉलपेपर पर एक गाड़ी की पिक्चर लगाई होती है कि ये मेरा गोल है, लेकिन पूछो उनसे क्या कर रहे हो इस गाड़ी को अचीव करने के लिए? कुछ भी नहीं। उन्होंने मोटर बाइक्स की पिक्चर्स लगाई होती हैं कि हमें ये पसंद है, घरों की पिक्चर्स लगाई होती हैं कि हमें ये पसंद है, लेकिन उसके लिए कर क्या रहे हैं आप? कुछ भी नहीं। तो आपके लिए ऐसे गोल्स, ऐसी पिक्चर्स वर्क नहीं करती हैं जब तक आपके पास एक प्लानिंग के साथ डिज़ायर मौजूद नहीं है, आपके पास एक बर्निंग डिज़ायर मौजूद नहीं है। तो आपने एंथुसियास्ट बनना है, आप में एंथुसियाज़्म मौजूद होनी चाहिए। और एंथुसियाज़्म कहाँ से आती है? एक ड्रीम से आती है, डेफिनेट चीफ एम से आती है। अभी एंथुसियास्ट बनने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, एक एक्सरसाइज करनी है कि जैसे कि आपको लगता है कि मुझे डर लगता है मैं फेल हो जाऊँगा, मुझे डर लगता है कि मैं
इस प्लेटफ़ॉर्म पे काम करूँगा तो 3 महीने बाद अगर मुझे कामयाबी नहीं मिली तो आपने इन चीज़ों को ख़त्म करना है, अगर को आपने ख़त्म करना है, ना मिली को आपने ख़त्म करना है। ऐसे वर्ड्स आपने अपनी लाइफ़ से रिमूव कर देने हैं। आपने खुद पे डाउट नहीं करना है। आपने स्टेटमेंट्स को नेगेटिव लिखना है पहले, फिर उनको आपने पॉज़िटिव बनाना है। ये एक्सरसाइज़ आपने करनी है, आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी और आप में बहुत ही पॉज़िटिविटी क्रिएट करेगी। ये एक्सरसाइज़ आप लाज़मी कीजिएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं इमेजिनेशन की। अब इमेजिनेशन का क्या मतलब है या इमेजिनेशन क्या रियल है? क्या ये वर्क वाक़ई करती है इमेजिनेशन? आपने क्या करना है कि आपके पास जितना भी नॉलेज है, प्रीवियस अभी आपने जितनी भी ज़िंदगी जी ली है, आपके पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जितना भी आपके पास नॉलेज है, जो-जो आपके पास आइडियाज़ हैं, इन आइडियाज़ को आपने यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है? इन आइडियाज़ को यूज़ करके आपने क्या करना है? इन आइडियाज़ को, इन नॉलेज को यूज़ करके, इन थॉट्स को यूज़ करके आपने एक नए आइडिया को बनाना है, नई थॉट्स के कॉम्बिनेशन को बनाना है। आपका माइंड जो होता है वो इमेजिनेशन पर वर्क करता है। आपको पता है जो भी चीज़ हमारी नज़रों के सामने आती है, जब भी कोई नई क्रिएशन होती है, बिफोर दैट कि हमारी आँखें उस चीज़ को देखें, वो किसी न किसी के दिमाग में ऑलरेडी वो चीज़ बन चुकी हुई होती है। राइट ब्रदर्स ने जहाज़ बनाया, जहाज़ हवा में उड़ने से पहले उनके माइंड में बन चुका था। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाया, इससे पहले कि बल्ब बन के हमें रोशनी देता उसी बल्ब के आइडिया ने थॉमस एडिसन के दिमाग को पहले रोशन किया था। इसी तरह कोई भी अचीवमेंट होती है, कोई भी चीज़ नई इन्वेंशन होती है, उसमें ये होता है कि क्रिएटर के माइंड में वो चीज़ पहले से बनी हुई होती है, बाद में वो उस पर वर्किंग करता है और वो चीज़ एक विजुअल फॉर्म में हमारे सामने आ जाती है। सो इमेजिनेशन वाक़ई ही वर्क करती है और 100% रियलिटी के साथ वर्क करती है। आप जो हकीकत में बनना चाहते हैं, आपने खुद को वैसा सोचना शुरू कर देना है। जो भी जैसी भी आप लाइफ जीना चाहते हैं, जो लग्ज़रियस लाइफ जीना आप चाहते हैं, जो फैसिलिटीज़ आपके पास होनी चाहिए, उनको आपने अपनी इमेजिनेशन में लाना है और आप जो सोच सकते हैं, वो आप कर सकते हैं, आप वो चीज़ बन सकते हैं, जिसका ख़्याल आपके दिमाग में आता है, जो चीज़ आपके दिमाग में आ सकती है, जिसका ख़्याल आपके दिमाग में आ सकता है, वो चीज़ हकीकत का रूप भी धार सकती है। तो इमेजिनेशन वाक़ई ही वर्क करती है। अभी आपने इसके लिए भी एक एक्सरसाइज़ करनी है, वो क्या कि आपने अपनी एक आइडियल लाइफ़ बनानी है, ख़्यालों की दुनिया जिसको बोलते हैं। आपने वो बनानी है, उसमें आप खुद को कैसा देखना चाहती हैं, उसमें आपका क्या रोल होना चाहिए, उसमें आपके पास क्या गुड्स होनी चाहिए, गुड्स मीन थिंग्स क्या होनी चाहिए आपके पास। उसमें लाइक जो भी आपको चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, आप जैसा लाइफ़स्टाइल चाहती हैं, आपने डिटेल में एक नोट लिख लेना है अपने पेज पर। फिर आपने आँखें बंद करके इमेजिन करना है कि अगर मेरे पास ये आ जाता है या अगर मैं ऐसी लाइफ़ अभी जी रहा हूँ, तो मुझे कैसा लगेगा? आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ील होगा और आपको मज़ा आएगा ऐसा सोचने में। ये एक्सरसाइज़ लाज़मी कीजिएगा, आपकी एंथुसियाज़्म को बूस्ट करेगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 11th प्रिंसिपल की दैट इज़ लर्निंग फ्रॉम एडversity एंड डिफीट। इसका क्या मतलब है इन सिंपल वर्ड्स कि आपने अपने फेलियर से सीखना है। बहुत सारे लोगों को एक जगह पे स्कैम हो गया, एक जगह पे फ्रॉड हो गया। उन्होंने 2 माह काम किया, 4 माह काम किया, आफ्टर दैट क्या होता है कि वो बिल्कुल नल हो जाते हैं, ज़ीरो पे आके खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अब हमसे ये होगा ही नहीं, हम ये कर ही नहीं सकते हैं या हम ये चीज़ गेन ही नहीं कर सकते हैं, शायद ये हमारी किस्मत में नहीं है, शायद ये हमारे मुकद्दर में नहीं है। सो आपने अपने लर्निंग करनी है, अपने फेलियर्स को आपने उससे लर्न करना है। आपने ये नहीं सोचना कि मैं फेल हो गया हूँ तो इट कम्स टू एन एंड नो, आपके पास एक ये अदर अपॉर्चुनिटी है, न्यू चांस है। फॉर एग्जांपल आप अगर कोई काम करती हैं, फेल हो जाती हैं, आप फिर से ज़ीरो पर आ जाती हैं। आपने 6 माह मेहनत की है, उसके बाद आप फिर से ज़ीरो पर आ गई हैं। तो
कंफर्म कर दी प्लीज। स्क्रीन क्लियर हो रही है, शेयर हो रही है मेरी? एनी को होस्ट प्लीज कंफर्म कीजिएगा। जी जी बिल्कुल शेयर हो रही है और आवाज़ भी क्लियर है। ओह थैंक यू सो मच। लर्निंग फ्रॉम एडवर्सिटी एंड डिफीट, आपको जो भी फेलियर हो जाता है आपने उसको एक स्टेपिंग स्टोन समझना है। फॉर एग्जांपल जब भी नया दिन हमारे पास शुरू होता है, सूरज तुलू होता है, उससे पहले हमारे पास एक रात होती है, अंधेरी रात होती है। फिर क्या होता है कि सूरज दोबारा आता है, रोशनी हो जाती है, दिन होता है। तो इसी तरह आपने अपने फेलियर को स्टेपिंग स्टोन समझना है, आपने उसको सेटबैक समझना है कि वो आपको आपके गोल के मजीद नज़दीक लेकर जाएगा। बिकॉज़ जब भी आप फेल होते हैं आपके पास एक चीज़ होती है लर्न करने के लिए। अभी आपके पास जब आप फेल होते हैं 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप गिर कर बैठ जाएँ, लाइक आप एक दफ़ा गिर गए हैं बस वहीं पे बैठ जाएँ। अगर आप दोबारा नहीं उठेंगे तो आप वहीं पे पड़े रहेंगे, लेकिन अगर आप दोबारा उठते हैं, दोबारा कोशिश करते हैं, आप गिरे क्यों हैं, इस वजह को ढूँढते हैं, क्यों को ढूँढते हैं, तो आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाएँगे, आपको आपकी मिस्टेक्स का पता चलेगा, आपको नए लेसन्स सीखने को मिलेंगे। तो क्या करना है, आपने अपने फेलियर से सीखना है, अपने फेलियर को एक स्टेपिंग स्टोन समझना है, इसको अपनी कामयाबी का एक हिस्सा ही समझना है। इसको आपने नाकामी नहीं समझना। ये जो नाकामी होती है वो कामयाबी का मुतज़ाद नहीं होती बल्कि उसका हिस्सा होती है। और एक यहाँ पर प्लस पॉइंट मैं आपको देना चाहूँगी कि जब आप फेल होते हैं और उसके बाद आप अगेन ट्राई करते हैं, अगर फिर फेल हो जाते हैं, फिर आप अगेन ट्राई करते हैं, आप राइज़ अप होते हैं, मतलब गिरने के बाद आप दोबारा उठते हैं, तो जब आपको अगेन कामयाबी मिलती है, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं या फिर छठी बार आपको कामयाबी मिलती है, तो उसका टेस्ट अलग होता है। अगर आपको ये नहीं ना पता कि आपने कितनी हार्डशिप्स फेस की हैं, आपको कामयाबी बिल्कुल आसानी से मिल गई है, आप कभी फेल नहीं हुए हैं, तो फिर आपको कामयाबी का मज़ा नहीं आएगा। अगर आप अपनी मंज़िल पर पहुँचना चाहते हैं और आप उस पे हार्डशिप्स फ़ेस करते हैं, फ़ेल होते हैं, तो आपको आपकी कामयाबी का मज़ा तब आएगा जब आप बहुत बार गिरे हों और आप फिर बहुत ऊँचा उड़ें। तो फेलियर को आपने एक्सेप्ट करना है, इसको स्टेपिंग स्टोन समझना है, इसको आपने नाकामी नहीं समझना और किस्मत का लिखा हुआ समझ के बिल्कुल भी नहीं बैठ जाना। जब भी आप गिरते हैं, उसके बाद आपने लाज़मी राइज़ अप करना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बजटिंग टाइम एंड मनी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपके टाइम की मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। टाइम की मैनेजमेंट पर मैंने आपको पहले भी एक सेशन दिया था, आज मैं आपको मनी मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा-सा हिंट दूँगी। ये बहुत वसी टॉपिक है, लेकिन आज मैं आपको जस्ट एक हिंट दूँगी कि आपने मनी को किस तरह मैनेज करना है। बेसिक नीड हमारी क्या है? हमारी सबकी बेसिक नीड क्या है? सर्वाइवल। यही नीड है ना हमारी, तो सर्वाइवल करने के लिए हमें मनी चाहिए, आज के दौर की नीड मनी है, पैसा चाहिए हमें। लेकिन अगर आप अपने टाइम को और मनी को मैनेज नहीं करते हैं, आपको मनी मैनेज नहीं करना आता, आपको आपका टाइम मैनेज नहीं करना आता, तो फिर आप फेल होंगे और बहुत ही बुरी तरह फेल होंगे और ऐसा फेल होंगे कि आप दोबारा नहीं उठ पाएँगे। ये बात याद रखिएगा कि अगर आप अपने टाइम को और मनी को ठीक से मैनेज नहीं करते हैं, तो आप बुरे तरीके से गिरेंगे। अभी आपके जो भी पास लाइक सक्सेसफुल लोग होते हैं, उन्होंने अपने टाइम को मैनेज किया होता है और फिर उन्होंने अपने पैसे को भी मैनेज किया होता है। सक्सेसफुल पीपल them the uni are the most vital of these habits। अभी जो कामयाब लोग होते हैं वो खुद को ये नहीं समझते हैं कि मुझे पहले से ये चीज़ गिफ्टेड मिली है, गॉड गिफ्टेड है या फिर क्या है। वो खुद को आज आप जिस भी पोजीशन पर हैं, अभी आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, जिस भी पोजीशन पर हैं, आप किस वजह से हैं? सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी हैबिट्स की वजह से हैं। आपकी हैबिट्स अगर ठीक होती हैं, वो आपको कंसिस्टेंट करेंगी, कंसिस्टेंसी आप में डिसिप्लिन लेकर आएगी और डिसिप्लिन आपको कामयाब बनाएगा। सो आपने अपने टाइम को और मनी को लाज़मी मैनेज करना है। अब मनी को मैनेज करने की क्या स्ट्रैटेजी होती है? अभी यहाँ पर इसी पॉइंट में मैं आपको एक प्लस पॉइंट देती हूँ, वो ये कि बहुत सारे लोग जब डॉलर्स अर्न करते हैं, आप लोगों की ही मैं एग्ज़ाम्पल्स ले रही हूँ। जब आपके पास वॉलेट में डॉलर्स आते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस फ़ील होती है, आप काफ़ी मोटिवेट होते हैं, आपको बहुत अच्छा फ़ील होता है जब आपके अकाउंट में डॉलर्स आते हैं बिकॉज़ ऑफ़ जॉइनिंग। तो डॉलर्स की मोटिवेशन सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 या 3 मिनट की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आपको ट्यूसडे को अर्निंग हुई है तो उसकी जस्ट 2 टू 3 मिनट्स की एक्साइटमेंट होनी चाहिए बस।
इतनी ही एक्साइटमेंट आपने रखनी है, उसके बाद आपने मज़ीद उन डॉलर्स को अपने सर पे सवार नहीं करना। जब नया दिन होगा, आपके पास नई स्ट्रैटेजीज़, नए प्लान्स होने चाहिए, नई मोटिवेशन होनी चाहिए, नई आप में एस्पिरेशंस होनी चाहिए। आपने पुरानी चीज़ को भूल जाना है, ट्यूज़डे को अर्न किया दैट्स इट, भूल जाएँ उसको। अभी आपने नए बैंक बैलेंस को बिल्ड करना है, तो फिर आपको नए दिन के लिए नई एफर्ट्स करना पड़ेंगी। बहुत सारे लोग यहीं पे स्टक हो जाते हैं, अगर वो थोड़ा-सा पैसा कमा लेते हैं तो उनको पैसे को मैनेज करना नहीं आता। कामयाबी हासिल करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन कामयाबी को मेंटेन करना, बरकरार रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अभी मैं आपको एक फ़ॉर्मूला बताती हूँ जो कि मैंने देखा है और वो वर्क भी करता है। क्या है वो मनी को किस तरह से मैनेज किया जाता है। तो आपके सामने स्क्रीन पर एक पिक्चर शो हो रही है कि स्टेजेस ऑफ मनी स्टे इन्वेस्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पैसा बनाना है, उसके बाद आपने पैसे को सेव करना है, फिर उसी पैसे को मज़ीद अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करेंगे आप तो आपका पैसा मल्टीप्लाई होगा और फिर आपके पास मज़ीद पैसा होगा, फिर आपने उसकी मेंटेनेंस पर वर्क करना है। अभी मैं यहाँ पर आपको लिख कर भी बताती हूँ कि आपने किस रूल से पैसे को मैनेज करना है, वो आपने रूल यूज़ करना है 50, 30 एंड देन 20। आपने इस तरीके से अपने पैसे को मैनेज करना है कि 50% जो आपके पास पैसा है वो आपकी नीड्स के लिए होना चाहिए। नीड्स कैसी होती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल आपको घर में फर्नीचर की ज़रूरत है, ये आपकी एक नीड है। उसके बाद आपको घर का रेंट देना है, ये आपकी एक नीड है। तो आपने अपनी कमाई में से 50% जो पैसा है उसको नीड्स पर लगाना है। उसके बाद आपके पास जो 30% पैसा है वो आपने क्या करना है, वो आपने एंटरटेनमेंट के लिए लगाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर शौक है जर्नी करने का, आपको सफ़र करने का शौक है, टूरिज़्म का शौक है आपको, तो आपने 30% आपका जो पैसा है, आपने उसको अपनी अम्यूज़मेंट के लिए लगा देना है या फिर इसको बोलेंगे कि आपने खुद पर इन्वेस्ट कर देना है। आपको कोई बुक पढ़ने का शौक है, आपने वो बुक परचेज़ कर लेनी है। आपको कोई सिस्टम चाहिए, कंप्यूटर, कुछ भी चाहिए, ये वैसे नीड्स में भी आ जाएगा, लेकिन अगर आप एडिशनली इसको अपने शौक के तौर पे रखती हैं, एंटरटेनमेंट के लिए रखती हैं, तो फिर आपने आपका जो 30% मनी है, उसको आपने अपनी एंटरटेनमेंट के लिए लगाना है। आपको जो चीज़ें बूस्ट करती हैं, जो आपको पॉज़िटिव वाइब्स देती हैं, वो आपकी हॉबीज़ होती हैं, तो आपने अपना पैसा 30% अपनी हॉबीज़ पर, अपनी एंटरटेनमेंट पर लगा देना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि 30% आपने लगा दिया एंटरटेनमेंट पर, उसके बाद हमारे पास बचता है 20%। अभी जो 20% है, इसको आपने किधर लगाना है, इस पैसे को आपने सेव करना है। 20% आपका जो मनी है, ये आपके पास सेव्ड होना चाहिए फॉर इमरजेंसी फंड्स। इसके बाद अगर आपके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाती है, सॉरी सेविंग हो जाती है, तो आप उसको किसी बिज़नेस में लगा सकते हैं, उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मनी को मैनेज करने का ये रूल है, इसी रूल को आपने फ़ॉलो करना है और अगर आप एक पेरेंट हैं, तो अपने बच्चों से भी लाज़मी इस रूल को फ़ॉलो करवाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उनको पॉकेट मनी देते हैं, तो उनको अभी से मनी मैनेजमेंट सिखाना शुरू कर दें। अभी से उनको मनी मैनेज करना सिखा दें कि आपने अपनी पॉकेट मनी का इतना हिस्सा यहाँ पे लगाना है, इतना हिस्सा यहाँ पे लगाना है। तो क्या होगा कि जब वो बच्चे आपकी उम्र में आएँगे तो वो फुली ट्रेन्ड हो चुके हुए होंगे और जब उनके पास पैसा आएगा तो उनको उसे मेंटेन करना आता होगा। आई हैव सीन सो मैनी पीपल जो कि अर्निंग कर चुके हुए होते हैं बट स्टिल दे आर एट ज़ीरो। क्यों? बिकॉज़ उनको मेंटेन करना नहीं आता, उनको अपनी सक्सेस और मनी और टाइम को मेंटेन करना नहीं आता, मैनेजमेंट करना नहीं आता। सो आप इस पे लाज़मी वर्क कीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस लाज़मी कीजिएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड टू ग्रो टू गवर्न योर लाइफ यू मस्ट बी एबल टू गवर्न योर माइंड एंड दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल रिचेस। अभी जो अमीर लोग होते हैं उन्होंने क्या किया होता है, पॉजिटिविटी या पॉजिटिव वाइब्स को या फिर पॉजिटिव माइंडसेट या फिर ग्रोथ माइंडसेट को मेंटेन किया हुआ होता है, इस मेंटल स्टेट को अचीव किया हुआ होता है। खुश रहना इतना आसान नहीं होता, आपके पास पॉजिटिव रहना इतना आसान नहीं होता, बट आपको चीज़ें इग्नोर करना पड़ती हैं, नेगेटिविटी को एब्ज़ॉर्ब करना पड़ता है। बी लाइक अ स्पंज जो कि पानी को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, इसी तरह आपने नेगेटिविटी को एब्ज़ॉर्ब कर लेना है। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज़ रिव्यू हाउ मच टाइम यू स्पेंड ऑन फॉलोइंग नेगेटिव एस्पेक्ट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका भी वीक अगर एंड हो रहा है या फिर आपके 7 डेज़ कंप्लीट हुए हैं या फिर आज ही आपने सोचना है कि आपने प्रीवियस वीक में, प्रीवियस 7 डेज़ में अपना टाइम किधर-किधर वेस्ट किया है, किन-किन नेगेटिव एस्पेक्ट्स में, नेगेटिव पहलुओं में आपने अपना वक़्त ज़ाया किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की कंप्लेन करने में,
फ़िज़ूल गपशप में या फिर किसी चीज़ के डर में, किसी चीज़ पर शक करने में, किसी को क्रिटिसाइज़ करने में आपने अपना टाइम अगर यहाँ पर लगाया हुआ है, तो आपने नोट डाउन कर लेना है कि मेरा टाइम यहाँ पे कंज़्यूम हुआ है। फिर आपने कोशिश करनी है कि आपने इन पहलुओं को अपनी लाइफ से वन बाय वन रिमूव करते जाना है। जो मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट का सेशन दिया था, तो मैंने आपको लास्ट पे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का एक मेथड भी बताया था। आप उस मेथड को यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई द टाइम यू सेव टू समथिंग पॉजिटिव। आपके पास आपका जो टाइम बचता है, आपने उसको कुछ भी पॉजिटिविटी में सर्फ कर देना है। उसको पॉजिटिव वाइब्स में लगा देना है, अपने माइंडसेट को डेवलप करने के लिए लगा देना है। आपने नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी से रिप्लेस कर देना है, जैसे कि मैं नहीं कर सकता हूँ को आप कहें मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा को कहें कि मैं कर लूँगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो आपने इन सब चीज़ों पे प्रैक्टिस करनी है और हमेशा हर हाल में पॉज़िटिव ही रहना है। और पॉज़िटिविटी जो पर्सन्स रखते हैं, उनकी आदत होती है कि वो नेगेटिव लोगों के अराउंड नहीं रहते हैं। आपने नेगेटिव बातों को, नेगेटिव चीज़ों को, ऐसे लोगों को जो आपके पास नेगेटिविटी लेकर आते हैं, जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, उनको अपनी लाइफ़ से किक आउट कर दें। बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर यू विल श्योरली अचीव इट। आप जो भी जिस चीज़ की विश करते हैं, जिस चीज़ को इमेजिन करते हैं, जिस चीज़ का अपने माइंड में एक स्केच बनाते हैं, वो चीज़ आप वाक़या ही गेन कर लेते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को मेंटेन करके अच्छी चीज़ों को इमेजिन करें, उनके लिए वर्किंग करें, तो आपको वो मिल जाएँगी और आई एम 100% श्योर, आई एम डैम श्योर कि आपको वो मिल जाएँगी और आप उन चीज़ों को गेन कर लेंगे, जिन चीज़ों के बारे में आप बर्निंग डिज़ायर रखते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक्यूरेट थिंकिंग की एंड दैट इज अवर 14 पॉइंट। द एक्यूरेट थिंकर रिकॉग्नाइजेस ऑल द फैक्ट्स ऑफ लाइफ both good and bad and assumes the responsibility of separating and organizing the two, choosing those which serve his needs and rejecting all others। एक्यूरेट थिंकिंग का मतलब ये होता है कि आप जो चीज़ सोचते हैं उस पर आपने यकीन नहीं करना इतनी ईज़िली। हमारा माइंड है किसी भी तरफ जा सकता है, कुछ भी सोच सकता है, तो आपने अपनी थिंकिंग पर बिलीव नहीं करना। अब आप लोग यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो गए होंगे कि मैंने पीछे तो कहा है कि आप जो इमेजिन करते हैं, आप वो बन सकते हैं। आप जो सोच रहे हैं, आप वो बन सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं कह रही हूँ कि आपने खुद पर यकीन नहीं करना। ये 2 डिफरेंट चीज़ें हो गई हैं, कंट्रास्ट आ गया है हमारी थिंकिंग में, बट लेट मी क्लियर कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एक्यूरेट थिंकिंग का मतलब ये है कि आप जो चीज़ इमेजिन कर रहे हैं, जो चीज़ सोच रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में आप इन्फॉर्मेशन आप रखते हैं खुद, उसके बारे में आपने सर्च करनी है। उसके बारे में आपने कंप्लीट नॉलेज लेना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकाल देनी है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि कंपैरिज़न करना है कि मैंने क्या सोचा था और मैंने सर्च क्या किया है। उसके बाद तीसरा पहलू ये है कि इसमें से एक्यूरेट क्या है, फैक्ट्स क्या है, मतलब हकीकत क्या है। जो भी चीज़ हकीकत है आपने उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। फिर आपने हकीकत को सामने रख के अपनी सर्चिंग को और अपनी इमेजिनेशन को सामने रख के चीज़ों को डिवाइड कर देना है इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट फैक्ट्स में। ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपकी थिंकिंग को एक्यूरेट करने के लिए कि आपकी जो भी ऑब्स्टैकल्स होती हैं उनके बारे में आपने फैक्ट ढूँढने हैं, आपने सच को ढूँढने की कोशिश करनी है, उसके बारे में थिंकिंग करनी है, उसके बारे में नॉलेज गेन करना है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेनी है। फिर आपने क्या करना है कि इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट चीज़ों को आपने सेपरेट कर लेना है। यहाँ पर एक एक्सरसाइज़ में एक एग्ज़ाम्पल भी दी हुई है, मैं आपको रीड करके सुना देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यू ओन अ कंपनी दैट सेल्स बीच चेयर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक कंपनी है, आप एक कंपनी के ओनर हैं, जो कि किस चीज़ की कंपनी है, बीच पर मतलब साहिल पर चेयर्स की है, जो आप देखते हैं ना चेयर्स होती हैं साहिल पर, उन चेयर्स की आपकी कंपनी है। बट योर ऑब्स्टैकल इज़ दैट द बीच चेयर्स सेल पोरली इन विंटर। के जो बीच की लाइक आपकी जो बीच चेयर्स हैं, वो बहुत ही लाइक यूँ कह लें कि कम मिकदार में बिकती हैं विंटर में, मतलब कि सर्दियों में, ठीक है? दैट इज़ द फैक्ट, ये हकीकत है। बट डज़ दैट मीन बीच चेयर्स मस्ट सेल पोरली इन जनवरी और सिंपल इन कोल्ड वेदर? मतलब आपने सोचना है कि क्या वाक़ई ही ऐसा है कि जनवरी में या फिर एक सर्द मौसम में हमारी जो बीच चेयर्स हैं वो कम बिकती हैं? व्हाट इफ यू फाउंड अ डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साउथ अमेरिका और कैरिबियन? मतलब अगर साउथ अमेरिका में आप एक पर्सन फाइंड आउट कर लेते हैं, आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाता है जो कि आपके बिज़नेस को एनहांस करता है, तो क्या होगा? द फैक्ट इज़ बीच चेयर्स कुड सेल ईयर अराउंड, मतलब
के बीच की जो चेयर्स हैं वो विंटर में भी आपकी सेल आउट हो जाएँगी, आपकी वो गर्मी के मौसम में भी सेल आउट हो जाएँगी। तो क्या हुआ है यहाँ पर पहले आपके पास एक फैक्ट था मतलब जो आपके माइंड में था फिर क्या हुआ है कि आपने एक इमेजिनेशन की है कि आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाता है जो कि आपकी चेयर्स को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, तो क्या इससे हमें रिज़ल्ट क्या मिला है? क्या इससे चीज़ें बरामद क्या हुई हैं? या फिर आउटपुट हमारे पास क्या आया है कि जो चेयर्स हैं वो पूरा साल बिक सकती हैं? ये आप पर डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को सोचते किस तरह हैं, चीज़ों को इमेजिन किस तरह से करते हैं, उनके बारे में थिंकिंग आपकी कैसी रखती हैं, आप वही बनेंगे जो आप सोचेंगे। सो अपनी-अपनी थिंकिंग को एक्यूरेट करना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 15th सॉरी साउंड फिज़िकल हेल्थ। अब आपके लिए फिज़िकल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साउंड बॉडी आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने अपनी मेंटल हेल्थ के साथ-साथ अपनी फिज़िकल हेल्थ का भी ख़्याल रखना है। द की दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल other principles that and sets all ideas into motion sounds health provides the flavor to the good things in life। इसका क्या मतलब है कि आपने अपने फूड्स को अपनी डाइट्स को अच्छा रखना है और आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर आप एक हेल्दी पर्सन हैं आप मेंटली भी अच्छा सोच पाएंगे, बट अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं तो आप मेंटली भी रिलैक्स नहीं होंगे। अगर आप मेंटली रिलैक्स नहीं होंगे तो आप हमेशा डिस्टरबेंस का शिकार रहेंगे। आपका फोकस आपकी कंसंट्रेशन कहीं भी एक जगह पर नहीं होंगी। 1 वीक के लिए आपने प्रैक्टिस करनी है कि आप जो चीज़ खाते हैं, वो कैसी है, वो कितने परसेंट हेल्दी है, आप कितना पानी पीते हैं, आप किन-किन चीज़ों पे ज़्यादा पैसा लगाते हैं खाने में, आप फ़ास्ट फूड ज़्यादा लेते हैं, आप किस टाइप की एक्सरसाइज़ करते हैं और आप कब से कर रहे हैं और आपकी स्लीप हैबिट्स क्या हैं, कितना सोते हैं, कब उठते हैं, आप इतनी स्लीप लेते हैं, क्या आप इतनी नींद लेते हैं जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है? आपने इन सब चीज़ों के बारे में सोचना है और अपनी फिज़िकली हेल्थ को भी मेंटेन करने की कोशिश करनी है। नाउ द 16th पॉइंट इज़ कोऑपरेशन। ये मैंने आपको कल भी बताया था मास्टरमाइंड्स में कि क्या है कि हार्मनी बेस्ड ऑन अ डेफिनेट मोटिव कोऑपरेशन इज़ द मीडियम थ्रू व्हिच ग्रेट पर्सनल पावर मे बी attained the willing cooperation and coordination of effort to achieve a specific objective। अभी आपके पास जो मैंने मास्टरमाइंड्स में डिस्कस किया था कि आपने अपने साथ ऐसे लोगों को अटैच करना है जिनका गोल आपके गोल के साथ मिलता-जुलता हो, जिनका ड्रीम या जिनका ख्वाब आपके ख्वाब के साथ अलाइन करता हो, तभी आप सब मिलकर एक मंज़िल पर पहुँच सकते हैं। आपके रास्ते एक होंगे, आपकी मंज़िल भी एक जैसी ही होगी। तो क्या करना है कि आपने मास्टरमाइंड लोगों के साथ एक लिस्ट बना लेनी है जिनके साथ आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं, और फिर आपने इस वे में सोचना है कि अगर ये पर्सन मेरे साथ कनेक्ट होता है या ये मुझे मिलता है, मेरे साथ बिज़नेस करता है, तो इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा? बट इन रिटर्न आपने ये भी सोचना है कि इस पर्सन का क्या फ़ायदा होगा कि ये मेरे साथ आता है, मुझे हेल्प आउट करता है, तो इसकी मेरी वज़ह से क्या हेल्प होगी? तो दूसरों को कामयाब बनाने में ही आपकी असल कामयाबी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास एक लास्ट पॉइंट रह गया है जो कि है कॉस्मिक हैबिट फोर्स। अब ये बहुत ही हिडन और बहुत ही डीप पॉइंट है, इसको आपने गौर से समझना है। द कॉस्मिक हैबिट फोर्स इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम दैट वन नेचुरल लॉ इनटू व्हिच ऑल अदर नेचुरल लॉज रिजॉल्व देम। अब इसका सिंपली सा मतलब क्या है इन इजी वर्ड्स? इसका मतलब ये है कि नेचर का जो लॉ है वो उससे कभी भी पीछे नहीं हटती। आप कितना भी कोशिश कर लें, दिन और रात अपनी-अपनी टाइम पर ही आते हैं। आपने सूरह यासीन में भी ये चीज़ स्टडी की है, हमारा कुरान इसके बारे में बेस्ट इन्फॉर्मेशन हमें देता है। तो आप इस चीज़ पर बिलीव करते हैं कि आप नेचर की किसी चीज़ को या नेचर के किसी लॉ को, किसी दायरे को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बाहर बारिश हो रही है, यू कांट चेंज वेदर, आप मौसम को चेंज नहीं कर सकती हैं। आप गर्मी-सर्दी को चेंज नहीं कर सकती हैं, बट आप जो एक चीज़ चेंज कर सकती हैं, वो अपनी हैबिट्स हैं। नेचर की आपके अगेंस्ट या फिर आपके साथ जो भी हैबिट्स हैं, आप उनको चेंज कर सकती हैं, उस नेचुरल फ़ोर्स को आप चेंज कर सकती हैं, आप अपना माइंडसेट चेंज कर सकती हैं, आप कुदरत की लॉ को डिस्टर्ब नहीं कर सकती हैं, साइकिल ऑफ नेचर आप डिस्टर्ब नहीं कर सकती हैं, बट आप अपनी थिंकिंग को चेंज कर सकते हैं। आपकी थिंकिंग जब मैनिफेस्ट होती है, तो वो बूस्ट अप होती है, आपको आपके गोल के मज़ीद नज़दीक लेकर जाती है। तो आपने ऐसी हैबिट्स बिल्ड अप करनी है, तो नेचर और यूनिवर्स खुद आपकी हेल्प आउट करती है उन हैबिट्स को बिल्ड करने में, उन चीज़ों को कंसिस्टेंट बनाने में या एक रो में लेकर आने में आपकी खुद हेल्प करती है। तो आपने इन चीज़ों को लाज़मी सीखना है और यहाँ पर हमारे 17 पॉइंट्स ऑफ
सक्सेस कंप्लीट होते हैं, 17 प्रिंसिपल्स कंप्लीट होते हैं। अभी मैंने आपको एक मैसेज जो ऑफिशियल ग्रुप में दिया था, वो ये कि मैं आपको अपनी थिंकिंग के बारे में बताऊँगी कि मैं कैसा सोचती हूँ और हमारी मतलब मेरी और आपकी सोच मैच करती भी है या नहीं। तो यहाँ पर मैं कुछ एडिशनली आपको कहना चाहती हूँ, वो ये कि जब हमें पैदा किया जाता है या हम इस दुनिया में आए हैं, हमारी सबकी हैबिट्स सेपरेट होती हैं। हम सब में एक ख़ास चीज़ होती है, एक ख़ास क्वालिटी होती है, तो हमने उस क्वालिटी को क्या करना है, उस सिग्निफिकेंट क्वालिटी को हमने फाइंड आउट करना है, हमने उस चीज़ को फिगर आउट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या आप ऐसा सोचते हैं कि आप बिल्कुल नकारा इंसान हैं, अल्लाह का बनाया हुआ कोई भी चीज़, कोई भी मखलूक बेकार या नकारा नहीं है, बट आपकी सोच में कमी होती है, आप उस तरह का सोच नहीं पाते हैं। तो आपने क्या करना है कि अपनी उन हैबिट्स को फाइंड आउट करना है, जो कि आपको सक्सेसफुल बनाती हैं या फिर आपको पॉज़िटिव वाइब्स देती हैं। अल्लाह का भेजा हुआ हर इंसान यूनिक है, उसमें यूनिक क्वालिटीज़ होती हैं, उसमें यूनिक सलाहियतें होती हैं। कोई भी चीज़ एक्सीडेंटली नहीं होती है। कैन यू इमेजिन कि इतने बिलियन लोग हैं दुनिया में बट हमारा फिंगरप्रिंट किसी से मैच नहीं करता, तो हमारी क्वालिटीज़ भी सेपरेट होंगी। तो आपने उनको ढूँढने में वर्कआउट करना है। कोई भी चीज़ हादसाती तौर पर नहीं आती है, हादसाती तौर पर वजूद में नहीं आती है। हर चीज़ के कुछ ना कुछ उसूल होते हैं, कुछ ज़वाबित होते हैं, कुछ कानून होते हैं। तो आई थिंक सो कामयाबी एक सिस्टम है, आप इसको एक साइंस भी कह सकते हैं। हर कामयाब फ़र्द शऊरी या गैर शऊरी तौर पर इन आफ़ाक़ी कवानीन पर अमल करता है और फिर ही कामयाबी हासिल करता है। मतलब ये कि अज़ीम जो कामयाबी हासिल करने वाले होते हैं, वो इन रूल्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मगर इनमें से 91% इस बात से आगाह नहीं होते हैं कि उन्होंने किन असूलों पर कामयाबी हासिल की है या किन उसूलों पर काम किया है। मतलब कामयाब लोगों को अक्सर औक़ात अपनी कामयाबी की वजूहात का भी इल्म नहीं होता, उन्हें ये भी नहीं पता होता कि वो कामयाब क्यों हैं और बाज़ औक़ात वो इस चीज़ को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हैं। बट अगर आप कामयाबी के सफ़र पर जाने के लिए या उस सफ़र पर रवाना होने के लिए रूल्स को फाइंड आउट कर लेते हैं, उसूल्स को जान लेते हैं, तो फिर आपकी कामयाबी का सफ़र आसान हो जाएगा और मे बी मुख्तसर भी हो जाए। बाज़ औक़ात ये बात हैरत अंगेज़ होती है कि जो यकसा ज़हानत, तालीम और हुनर के हामिल होते हैं, उनमें से एक कामयाब होता है, दूसरा नाकाम होता है। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि बहुत ही कम तालीम रखने वाले लोग या ज़हनी सलाहियतों के मालिक जो लोग होते हैं, वो ज़्यादा सलाहियत वाले लोगों से और ज़्यादा ज़हीन और फ़तीन लोगों से कामयाब होती हैं। मतलब उनके पास आला तालीम भी नहीं है, उनके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़हनी सलाहियत भी नहीं है, बट स्टिल वो कामयाब होते हैं, क्यों? बिकॉज़ उन्होंने कामयाबी के असूलों पर काम किया हुआ होता है। अब सवाल ये आता है कि कामयाबी के असूल क्या हैं? या फिर इस सिलसिले में काफ़ी रिसर्च हुई है। अभी जो मैंने आपके साथ पॉइंट्स शेयर किए हैं, ये भी एक अमेरिकन पर्सन नेपोलियन हिल ने 25 साल कम से कम 20,000 कामयाब लोगों को स्टडी किया था। उनकी कामयाबी को, उनके नाकामी को स्टडी किया था। 20,000 लोगों की कामयाबी और नाकामी को स्टडी करने के लिए उनको अच्छा खासा टाइम लगा था। फिर उन्होंने 1938 में एक किताब दी थी, थिंक एंड ग्रो रिच। उसमें उन्होंने ये वाला फ़ॉर्मूला पेश किया था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि मतलब जो कामयाबी होती है उसका ताल्लुक आला तालीम, आला डिग्री, आला ज़हानत, हुनर, महारत या फिर सख्त मेहनत या किस्मत के साथ है, बदकिस्मती के साथ ऐसा नहीं है। मारूफ अमरीकी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड में इस मौज़ू पर बहुत सारी रिसर्च हुई और लोग कामयाब क्यों होते हैं, इस मौज़ू पर बहुत सारे लोगों ने रिसर्च की और हार्वर्ड की तहकीक के मुताबिक कामयाबी और तरक्की में आला तालीम, आला डिग्री, ज़हानत, महारत और हुनर का किरदार सिर्फ़ और सिर्फ़ 15% होता है। मतलब आपकी जो आला तालीम है, आपके पास डिग्री है, आपका मतलब आप ज़हीन फ़तीन हैं, इन सब चीज़ों का किरदार 15% होता है, जबकि आपके एटीट्यूड का, मुस्बित रवैये का किरदार 85% होता है। हाँ, जनरल एजुकेशन आपकी लाइफ़ को सेट कर सकती है, सँवार सकती है, अच्छा इंसान आपको बना सकती है, आपकी मालूमात में इज़ाफ़ा कर सकती है, आपको काबिल एहतराम भी बना सकती है, लेकिन वो आपको रिच पीपल की सफ़ में खड़ा नहीं कर सकती। वो आपको अमीर नहीं बना सकती है। स्टिफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक कामयाब ज़िंदगी में आला ज़हानत मतलब जिसको आईक्यू लेवल बोलते हैं, उसका कोई ख़ास किरदार नहीं होता। आला ज़हानत, आला ग्रेड, अच्छे कॉलेजेस दाखिला, आला डिग्री, तजर्बागाह में काम करने के लिए मुआवनत हो सकती है, बट कामयाबी की ज़मानत बिल्कुल भी नहीं है। मतलब नाम नहाद ज़हीन जो लोग हैं
अज़ीम आर्टिस्ट, साइंसदान, फिलोसोफर और बिज़नेसमैन अमूमन सलाहियतों के मालिक होते हैं, लेकिन उन्होंने अपने एक टैलेंट को डेवलप किया हुआ होता है, उसको तरक्की दी हुई होती है। उनमें समाजी सलाहियत जो होती है, समाजी ज़हानत जिसको बोलते हैं, सोशल इंटेलिजेंस वो बहुत ज़्यादा होती है। तो समाजी ज़हानत से मुराद ये है कि लोगों से रवाबत मतलब हम टीम वर्क कैसे कर सकते हैं, दूसरों से ताल्लुकात कैसे बिल्ड कर सकते हैं, हम बिज़नेसमैन कैसे बन सकते हैं, दूसरों के साथ कोऑपरेट कैसे कर सकते हैं, कैसे मास्टरमाइंड्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आला तालीम या डिग्री कभी भी शानदार मुस्तकबिल या माली खुशहाली की ज़मानत नहीं होती है। अभी आपको पता है दुनिया के सबसे बड़े मौजूद एडिसन जिसने 1000 से ज़ायद इजादात की, उन्होंने सिर्फ़ 3 मंथ्स स्कूल में स्टडी की थी। स्टीव जॉब्स ने कॉलेज ड्रॉप आउट किया हुआ है, वो कॉलेज ड्रॉप आउट थे। मारूफ अमरीकी मुकर्रर जो कि मुसन्निफ़ और बिज़नेसमैन हैं ब्रायन ट्रेसी, उनका अंदाज़ा है कि अमेरिका में 50% कॉलेज ग्रेजुएट ऐसे लोगों के हैं जिन्होंने मैट्रिक भी पास नहीं किया हुआ होता। एक अमेरिकन सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के 4000 अमीर तरीन अफराद ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ मैट्रिक पास किया हुआ है। आपको पता है हमारे पास जो पीएचडी होल्डर्स होते हैं, जिन्होंने पीएचडी की हुई होती है, क्या आपने उनकी कोई ख़ास इन्वेंशन कभी देखी है? क्या उन्होंने कोई ख़ास चीज़ बिल्ड की हुई है? उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता, उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ एक डिग्री मौजूद होती है। उस डिग्री की बिना पर वो खुद को ज़हीन फ़तीन कह रहे होते हैं, उनके पास प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं होता। तो अगर आपको प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं हो आपके पास होगा, आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ नॉलेज है, इम्प्लीमेंट आप नहीं उसको कर रहे हैं, इम्प्लीमेंशन नहीं है आप में, तो आप कभी भी अमीर लोगों की सफ़ में खड़े नहीं हो सकते हैं। आपके पास जो भी तालीमी वसाइल होते हैं मतलब कि डिग्री, मालूमात, महारत, आप इतना टाइम इस पे सर्फ़ करते हैं और इनका रोशन मुस्तकबिल और माली खुशहाली के साथ 15% ताल्लुक है और आप अपनी उम्र का 75% हिस्सा इस 15% हिस्से पर लगा देते हैं। फिर आप बाद में एक गुलाम बन जाते हैं। अप्रैल 2007 में एक सर्वे रिपोर्ट शाया हुई थी जिसमें दुनिया के 9,500 अमीर तरीन अफराद की फ़हरिस्त थी और मज़े की बात ये कि उनमें से एक भी पीएचडी होल्डर नहीं था, डॉक्टर नहीं था। जब तक इल्म को इस्तेमाल नहीं किया जाए वो बेकार हो जाता है। सो कामयाब, खुशहाल और दौलतमंद लोग सिर्फ़ अपनी तालीम की वज़ह से कामयाब और अमीर नहीं होते हैं, बल्कि दुनिया के जो 10 अरबपति अफ़राद हैं, उनमें आते हैं हेनरी फ़ोर्ड और होंडा वग़ैरह आते हैं। इनमें से कोई भी ग्रेजुएट नहीं था। हेनरी फ़ोर्ड जो कि फ़ोर्ड मोटर कंपनी का मालिक है और होंडा कंपनी का मालिक है, तो उन्होंने कभी यूनिवर्सिटी की शक्ल भी नहीं देखी थी, बट स्टिल दे आर करोड़पति। व्हाई? बिकॉज़ उन्होंने कामयाबी के असूलों पर काम किया है, तो आपने इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना है और इसको एक्सेप्ट करके आपने आगे चलना है। आपने कामयाबी हासिल करने के लिए पहले उसके बारे में सोचना है, अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करनी है कि आप ही अपनी तकदीर के मालिक हैं, कोई दूसरा आपकी लाइफ़ को चेंज नहीं करेगा। फिर आपने गोल सेट करना है और आपने तय करना है कि आप क्या बनना चाहते हैं, आपके अंदर कामयाबी की ख़्वाहिश होनी चाहिए, फिर आपका मुस्बित रवैया होना चाहिए, आपको कामिल यकीन होना चाहिए अपनी सलाहियतों पर, अपनी कामयाबी पर और एक चीज़ जो कि मैं बहुत ही सुनती हूँ, वो ये कि आप उस काम को करें जो कि आपका पसंदीदा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का पसंदीदा काम फ्री फायर गेम खेलना है, तो क्या इससे वो कामयाब हो सकता है? नो। बट जो आपने प्रोफ़ेशन या पैशन चूज़ कर लिया है, मनी मेकिंग प्रोफ़ेशन आपने कोई भी चूज़ कर लिया है, बिज़नेस चूज़ कर लिया है, तो उसको आपने अपना पसंदीदा बना लेना है। आपको कामयाबी के लिए एक आइडिया की ज़रूरत होती है, रिस्क टेकर्स बने और रिस्क टेकर्स आर मनी मेकर्स और आपको अपनी लाइफ़ चेंज करने का फ़ैसला खुद ही करना है, कोई दूसरा आपकी लाइफ़ का रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ना आपके पेरेंट्स, ना आपके सिबलिंग्स, ना आपके टीचर्स, ना आपके फ्रेंड्स, कोई भी आपकी लाइफ़ का रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपकी लाइफ़ आपकी है। दिस लाइफ़ इज़ 100% योर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप हर एक एक्शन के, हर एक कामयाबी के और हर एक नाकामी के ज़िम्मेदार खुद हैं। मेहनत की हुई होती है, जो लोग कामयाब होते हैं, उन्होंने ऑब्स्टैकल्स को फेस किया हुआ होता है, रास्ते में रुकावटें आती हैं, उनको बर्दाश्त किया होता है। इस्तिकामत जो होती है, वो कामयाबी की कुंजी होती है और कामयाब लोग कोशिश करने को तर्क नहीं करते हैं। आप में खुद एतमादी आ जाती है, आप में मुस्बित सोच आ जाती है और खुदशनासी होती है, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, ज़ब्त-ए-नफ्स आप में आता है जिसको सेल्फ कंट्रोल बोलते हैं, आप में अच्छी हैबिट्स आती हैं। फिर आप जब इन जब सब चीज़ों को गेन कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कामयाबी से कोई भी चीज़ पीछे कर सकती है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, तो कोई ऐसा फ़र्द तलाश करें जो कि पहले ही वहाँ पर पहुँच गया हो, जिस मुकाम पर आप पहुँचना चाह रहे हैं। फिर आप ऑब्ज़र्व करें कि इस पर्सन ने इस मुकाम तक आने के लिए क्या किया है, फिर आप उसको
वही करना शुरू कर दें, उसके असूलों को आप फ़ॉलो करना शुरू कर दें, तो आप कामयाब हो सकते हैं। कामयाब लोग दूसरों की निस्बत ज़्यादा चीज़ें करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जितनी भी ज़्यादा चीज़ें ट्राई करते हैं, आज़माते हैं, उनमें से कुछ ना कुछ कामयाबी आपको मिलती ही है। आप में कुछ ना कुछ गेन होता ही है, उनसे आपको एक्सपीरियंस मिल सकता है, आपको लर्निंग मिल सकती है। आप अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकल कर देखें, दुनिया बहुत बड़ी है। जैसे अपने एक मैंने कल भी एक बात आपको बताई थी कि आप एक बॉक्स में रहते हैं, आप एक बॉक्स में पढ़ते हैं, आप एक बॉक्स में ट्रैवल करते हैं, तो आपने हमेशा आउट ऑफ़ द बॉक्स सोचना है। तो आज का सेशन मेरा यहीं तक था, अभी बातें बहुत सारी करने को हैं एंड बहुत सारे पॉइंट्स मैं डिस्कस कर सकती हूँ, बट इट विल बी लॉन्ग तो आई होप कि आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला हुआ होगा। तो आपने फीडबैक लाज़मी शेयर कर देना है और कल हमारा नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा, बैच 20 इसके लिए आपने रेडी रहना है और मिनिमम आपने 10 क्लाइंट्स को रेडी करना है। आपको पता है हमारे ऑफ़िशियल ग्रुप में कितने अच्छे से उन लोगों को